आईआर का कंडीशनल एस्पेक्ट पढ़ने का दो ही तरीका है। आईआर को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मेथड ये है कि एक स्टिल जो आईआर व्यवस्था है, जैसे कहा जाए कि भारत जो है जो अपना वैदेशिक संबंध है किन सिद्धांतों के साथ अनुपालन करता है, तो ये सिद्धांत आपको ऑलमोस्ट किताबों वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं, किताब वगैरह में, क्योंकि कोई ना कोई, और मान लो विदेश नीति क्या है, विदेश के संबंध कैसे बनते हैं, या विदेश संबंध के लक्ष्य क्या होते हैं, है ना, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये सब चीज़ें तो एक ट्रेडिशनल रटे रटाए पैटर्न है। बट भारत आसियान के बाजार में अपनी पहुंच कैसे बनाए, है ना, भारत मध्य एशियाई देशों में कैसे अपने बाजार को बड़ा करे, भारत किस तरीके से चाइना की मोनोपोली को आसियान से लेकर के सार्क देशों के बीच जो उसकी मोनोपोली चलती है, या हिंद महासागर तक उसकी पहुंच है, या नेपाल और बांग्लादेश भी उसके रडार में हैं, उससे कैसे कमज़ोर करे और अपने को थोड़ा सा सुरक्षित कर पाए। तो यह सब जो चीज़ें हैं, यह भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाकर के चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर भारत नेपाल संबंधों को देखें और भारत चीन संबंधों को देखें और चीन और नेपाल के संबंधों को देखें, तो ये जो संबंध होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे आधारभूत व्यवस्थाओं को जो बनाए रखने में मदद करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जैसे रसिया है, रसिया हमारा एक प्रकार से नैसर्गिक मित्र है, नेचुरल फ्रेंड जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के ज़माने से ही अब तक रसिया ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। फायदा कितना किया ये गिनेंगे तो कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं किया है। आप समझ ना, जब दुनिया हमारे खिलाफ होती थी तो रसिया हमारे साथ होता था। रसिया को सोवियत संघ के तौर पे भी देख सकते हैं, 90 से पहले सोवियत संघ ही था वो, है ना, उसका नेतृत्व तो कह लीजिए मास्को करता। मास्को पहले भी सोवियत संघ की राजधानी थी, वहीं से लीडरशिप चलती थी। रूस के राजधानी भी मास्को, तो वहीं से लीडर, मतलब मास्को हमेशा दिल्ली के साथ रहा। अमेरिका हमारे खिलाफ था लेकिन मास्को हमारे साथ था, मतलब रसिया हमारे साथ था, सोवियत संघ हमारे साथ था, है ना। हम अपेक्षाओं में कहीं यहाँ वहाँ बिखर गए, लेकिन मतलब या कहा जाए अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई जिन देशों से हमने किया, चाहे अमेरिका से हमने कोई अपेक्षा किया या यूरोपीय देशों से अपेक्षा किया, है ना, लेकिन उन लोगों ने हमारे उस समय की स्थिति के हिसाब से बहुत हमको फ़ायदा नहीं पहुंचाया, हमारी बातों को समझा नहीं। लेकिन रसिया एक ऐसा मित्र था जो हमें मतलब समझने में कोई गलती नहीं किया था। चाइना को समझने में हमने गलती जरूर किया है, लेकिन रसिया को समझने में हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई है। एक बार नेपाल के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि नेपाल को यार कहीं हम समझते कुछ है, निकल कुछ न जाए। बांग्लादेश के बारे में भी यही राय हो सकती है कम ज़्यादा। पाकिस्तान के बारे में तो 100% ये राय है। चाइना के साथ तो हो ही चुका है, श्रीलंका के साथ भी मैं कह सकता हूं। तो देखो, जो सत्ता की जो अवधि है और सत्ता की जो परिधि है, इससे भी हमारी वैदेशिक संबंधों का बड़ा लेना देना रहता है। आप नेहरू काल में जाएंगे, वैदेशिक संबंध को देखेंगे, चाहे वर्ल्ड व्यू से देखें या द्विपक्षीय संबंधों में देखें, चाहे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अलग दिखेगा। वही इंदिरा गांधी के टाइम में आएंगे, आपको कुछ चित्र बदले हुए और देखेंगे। ऐसे तमाम, राजीव गांधी और भी जो भी प्राइम मिनिस्टर्स, सभी के नाम नहीं ले रहा हूँ, आते आते तत्कालीन सत्ता तक आएंगे, तब भी आप देखेंगे कि वैदेशिक संबंधों में कन्वर्जन या स्ट्रेटजिकल या डिप्लोमेटिक तरीके से आपको चेंज मिलते रहेंगे। उस चेंज को आपको पहचानना है। बेसिक चीज़ें वही हैं। वैदेशिक नीति क्यों सशक्त होनी चाहिए, विदेश संबंध के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं, क्या आधारभूत उसकी संरचना होती है, यह द्विपक्षीय देशों में अलग अलग पक्षों के साथ अलग अलग नैरेटिव पे काम करता है। लेकिन ये अलग अलग कालखंडों में ये नैरेटिव या अलग अलग जो परिस्थितियों में अलग अलग स्लोगन, अलग अलग भाव इसमें निहित रहे हैं।
नेहरू जी के टाइम में चाइना के साथ संबंध का वो पैरामीटर था जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था। 1954 का पंचशील समझौता था, और उस पंचशील समझौते के जो 5 संबंध थे, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो 1962 में जो चाइना ने किया उससे बड़ी धूर्तता हो नहीं सकती। वो धोखेबाजी है, धूर्तता है, मक्कारी है और गलीच किस्म का काम है। जब भारत पर उसने आक्रमण किया, पहले उसने तिब्बत को हथियाया, दलाई लामा वहां से भागे, दलाई लामा को भारत ने शरण दिया। अब चूंकि तिब्बत को हथियाने का काम अगर चाइना करेगा और वहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत शरण देगा, तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो ये वाली थ्योरी तो यहाँ उल्टी हो गई, दुश्मन को शरण देने वाला भी तो दुश्मन हो जाएगा। तो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का जो हमने समर्थन और साथ दिया, उसकी कीमत तो चुकाने के लिए तैयार ही होना पड़ेगा। एक प्रकार से दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जो थ्योरी है उसमें यही। और जो हिंदी चीनी 54 में भाई भाई थे, वही 60 आते आते दुश्मनी आंख तरेरी तरेरा हो गया, और आफ्टर ऑल 62 में वार का सामना करना पड़ा। तो हमारी जो एक प्रकार से कहा जाए कि द्विपक्षीय जो संबंध भारत और चीन के बीच है, उसमें 62 जो है और पंचशील समझौता, यानी कि 54 के और 62 के बीच देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो क्या चीज़ बदली, यह आपका एक पढ़ने का एक ढंग होना चाहिए। 54 लाने में, यानी पंचशील समझौते से पहले की क्या स्थितियां थी कि हम इस स्तर पे गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, और 62 आते आते ऐसा क्या हुआ कि हमारा बाजू उखाड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर उस जमाने में तिब्बत पर जब चाइना अपना प्रभाव, दबाव और हड़पने की नीति पर चल पड़ा था, अब भारत एक मुखर विरोधी के तौर पर सामने होता, तो शायद आज हम जो लड़ाइयाँ मतलब कहीं ना कहीं सीमा को लेकर के झगड़े में फंसे रहते हैं, थोड़ी कमज़ोर हो सकती थी। लेकिन मैं उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुपात में लिए गए फैसलों की आलोचना इसलिए बहुत करने के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि हम परिस्थितियों को उठा के नहीं ला सकते। कल के गरीब लोग आज अमीर बन गए, लेकिन हम उनको गरीब आज की तारीख में नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनकी गरीबी की परिस्थिति नहीं ला सकते। तो नेहरू जी की आलोचना एक सीमा के बाद कर देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस दौर के वो प्रधानमंत्री थे, उस दौर में परिस्थितियां आज की तरह नहीं थी। अशिक्षा की समस्या, शिक्षा की समस्या, अन्य प्रकार के संगठन संरचना की समस्या, धन की समस्या, उधर पूर्ति की समस्या, कृषि की समस्या, सड़क की समस्या, कौन सी समस्या नहीं थी। उसमें जो भी लगा कि चीन के साथ अच्छे रिश्ते रख करके एक अच्छी व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन क्या मालूम था कि चीन हमारे लिए एक कष्टकारी देश बन जाएगा। ये वक्त के साथ सब चलता है। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर जब मोदी साहब बने 2014 में प्राइम मिनिस्टर, तो सार्क देशों के सभी प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया अपने शपथ समारोह में, और वो 26 मई 2014 की तारीख थी। नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर था, वो भी दिल्ली आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 साल तक, 2 साल पूरे पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी उदारता दिखाई। मतलब जितना वो लिबरल हो सकते थे, क्योंकि हमारे संबंध तो अच्छे थे नहीं, लेकिन जितनी लिबर्टी वो डेवलप कर सकते थे, उनको लगा कि भाई, जैसे आपने अगर देखें कि पड़ोसी फर्स्ट वाली थ्योरी पे जाएं, वैसे तो कंट्री फर्स्ट थ्योरी चल रही इस समय दुनिया में, देश प्रथम का सिद्धांत चल रहा है। हर देश अपना अपना प्रथम कर ले, अपना झांक रहा है। पड़ोसी प्रथम की थ्योरी जो अगर आप देखें, तो भारत के प्रधानमंत्री जून में विदेश को यात्रा अगर किया तो पड़ोसियों के यहाँ किया। जून 2014 पड़ोस से शुरू किया, अमेरिका इंग्लैंड से नहीं किया। और
पड़ोसियों को सबसे पहले बुलाया। सार्क देशों के सारे, जो भारत तो था ही, बाकी 7 देश, अफगानिस्तान, ये वो सब जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो गिना सकता हूँ। पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया तो बुला ही रहा है, 7 बचेंगे। अब उधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान चले जाए, 2 देश हो गए। समुद्र में चले जाइए तो मालदीव मिलेगा और वो श्रीलंका मिलेगा, 4 हो गए। इधर बांग्लादेश और नेपाल 6 हो जाएंगे, और एक अपना ये क्या वो भूटान, 7 हो जाएंगे। इन 7 देशों के प्रतिनिधियों को, मतलब शीर्ष नेतृत्व को बुलाया गया, और 2 साल अथक प्रयास किया गया कि हमारे इनके संबंध सुचारू रहें। किसके? पाकिस्तान से मैं बोल रहा हूँ यहाँ। और आपको वो घटना याद होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर रसिया गए थे, एक अनौपचारिक मीटिंग थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, और वहाँ से अफगानिस्तान आए, है ना, और अफगानिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो रास्ते में वो चले गए 25 दिसंबर 2015 को वहाँ लाहौर, नवाज शरीफ की पोती या कोई किसी की शादी थी। ये घटना सुने होंगे ना, ये अकस्मात था अपने आप में, कोई नियोजन नहीं था। और 25 दिसंबर को उनका बर्थडे भी था, नवाज शरीफ का, बधाई उधाई देने जो भी था अपना हो गया। अटल जी का भी बर्थडे होता उस दिन, लेकिन दोनों देखो किस एक ही तारीख को पैदा हुए, एक कैसा। तो और 1 जनवरी की रात, 2 जनवरी का भोर समझ लीजिए आप, पठानकोट हो गया। 26 मई 2014 और 1 जनवरी 2016, पूरे 1.5 साल से ज्यादा के फासले के बाद पठानकोट हो गया। उरी आगे आपने सब सुने होंगे, सब है ना, सितंबर में ये भी घटना, फिर यो घटना, ऐसे चलता रहा। संबंध हमारे जो पटरी पे लाने का प्रयास था, सब हमने चकनाचूर हुए। 15 जनवरी उसी साल सचिव स्तर की दोनों देशों की द्विपक्षीय बैठक होनी थी, वो कैंसिल हुई। वहाँ का जो NIA है, भारत ने सबूत दिया कि साहब ये जो है तुम्हारा करतूत है, ये जो किया है तुमने, इसकी सज़ा भोगेगा तुम। उसने कहा साहब ये जो है ऐसा है वैसा, जो कहानी करता है। भारत तो बम्बई कांड कहाँ कहाँ क्या नहीं सबूत दिया है, कराता तो सब पाकिस्तान ही है ना, लेकिन वो डाल देता है, अपने को पल्ला झाड़ लेता, वो तो अपने नागरिक को भी नागरिक नहीं मानता है पकड़े जाने पे। भाई कसाब उसका आदमी थोड़ी था जिसको फांसी हुई, तो क्या वो समुद्र की पैदाइश था? उसके बाद NIA आई, मार्च 2016 की बात है। हफ्ते 10 दिन तक हमारे घर का पानी पिया, हमारे देश का खाना खाया, और घूमा टहला, मौज मस्ती किए पाकिस्तानी प्रतिनिधि जो NIA आया था। अब इस शर्त पे ही ये बात हुई थी कि पहले हम आएंगे, बाद में हम जाएंगे। हमारा भी वहां पहुंच करके मुकर गया, हम जा ही नहीं पाए। बोला कश्मीर मुद्दे पे पहले बात होगी, पहले कश्मीर की बात हो जाए, फिर आगे देखेंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने आपस में ये तय किया हो कि पहले आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम भी आएंगे बाद में हमारे यहाँ आइए, हमारा आम, इमली, अंगूर, राशन पानी, चाय पानी सब उतर करके हफ्ते भर चले जाइए। आप बोल दीजिए कि नहीं, ये तो पिक्चर आती है सनम बेवफा, वहां तक तो ठीक है। हाँ, ये तो उस हालत पे कर देता है कि अंगूठी पहन के गया, वहीं से दूर से फेंक दिया। और NIA हमारा गया नहीं, कहां जाएगा जब बात हो गई? क्योंकि भारत कश्मीर पे क्यों बात करेगा? भारत आतंकवाद पे बात करता है कि आतंकवाद तुम अपनी फैक्ट्री खत्म करो पहले। बात बिगड़ती चली गई। उसी दौरान आपको याद दिलाऊं तो 2016 में ही सार्क की मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली थी। सार्क तो दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। वो मीटिंग कैंसिल हुई, और 2014 से लेकर अब तक सार्क की कोई बैठक नहीं हुई है। 1985 से जो सार्क की यात्रा शुरू हुई, सार्क शॉर्ट नेम है बच्चा उसका, पूरे दक्षिण एशियाई जो हमने देश गिनाए 8 हैं। अफगानिस्तान 2007 में आ गया था, नहीं पहले 7 ही देश थे, ये सब मिला करके 8 देश हैं। और अब तक सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो जो दक्षिण एशियाई संगठन का उद्देश्य है, जो 1985, मैं यहाँ अब संबंधों की बात कर रहा हूँ, जो दक्षिण एशियाई देश हैं 1985 से जिस सार्क की यात्रा शुरू हुई,
वह 2014 आते आते कहां चला गया? आतंक की भेंट चढ़ गया। तो जो वैश्विक संगठन बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा ध्यान रखो कि वैश्विक संगठनों की जो प्रासंगिकता है, जो रिलीवेंस है, उसका वक्त के साथ क्या उतार चढ़ाव आया। जैसे आपकी पढ़ाई में भी, हमारी जिंदगी में भी, आम जीवन में भी वक्त के साथ चढ़ाव उतार आता है। कभी आर्थिकी का चढ़ाव उतार आएगा, कभी सामाजिकी का आता है, कभी कोई नई तरीके की एक समस्या क्रिएट हो जाती है। इस तरीके की चीज़ों से आदमी मतलब संघर्ष करते, निकलते, पढ़ते, आगे बढ़ता रहता है। तो 1985 में से लेकर के 2014 के बीच, 2016 के बीच में जो सार्क की दशा दिशा थी वो कहाँ चली गई? आज 2023, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। अब 10 साल की अवस्था में सार्क खत्म समझो हो गया, रिलेवेंस ही खत्म, प्रासंगिकता ही उसकी खतरे में। और उद्देश्य कल्चरल फलाना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये क्या सहयोग करेंगे? तो जब सार्क पर सवाल आएगा तो आप अगर उसकी हिस्ट्री और उसके पैरामीटर्स, उसके उतार चढ़ाव, उसके स्लोप, उसके ढलान को, और उसके खात्मे, उसके खत्म होने की, और उसके रिलेवेंस को सही से नहीं समझेंगे तो जो प्रश्न मांग रहा होगा उत्तर, वह बना नहीं पाएंगे। ठीक, ये तो हो गए सार्क का समझने का एक तरीका बता रहे हैं, ये हो गया सार्क का। अब ऐसे चले जाएं तो भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध आपस में, एक तो हो गया कि क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं इनके साथ रिलेशन, एक होता है पर्टिकुलर रिलेशन, ऐसे बांग्लादेश के साथ, ऐसे श्रीलंका के साथ, ऐसे मालदीव के साथ, ऐसे नेपाल के साथ, ऐसे अफगानिस्तान के साथ, ऐसे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, खैर इसकी जब पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको द्विपक्षीय संबंधों की भी चर्चा करेंगे, समझौतों की चर्चा करेंगे, और उसके इररिलेवेंसी पॉइंट की भी बात करेंगे, रिलेवेंसी पॉइंट की भी बात करेंगे।